हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास नाइन्थ का हम लोग साइंस डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था कि नाइन्थ और टेंथ का साइंस हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। एक एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2 चैप्टर और 2 उसका क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आ चुका है। ये थर्ड चैप्टर है। डेली आपको शाम में 6 बजे चैप्टर मिल जाएगा और जो पिछला दिन हुआ उसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा 4 PM पे। डेली मिलेगा, लाइव नहीं होगा, प्रीमियर होगा, बट डेली मिलेगा इसी टाइम पे। आप लोग याद रख लेना। तो आज जो 9 अगस्त है, 9 अगस्त को 4 बजे मिलने वाला है पिछला जो सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, और 6 बजे मिलेगा ये अगला थर्ड चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि एटम वो सबसे छोटा इंडिविजुअल चीज़ है, मतलब अगर इसको आप इससे ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। और मॉलिक्यूल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे मान लो एक एटम है ऑक्सीजन, अगर 2 एटम मिल गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि वो अकेले तो रह नहीं सकता तो O2 रहता है साथ में, तो O2 एक मॉलिक्यूल्स है। सेम कार्बन एटम है और उसके अलावा 2 ऑक्सीजन एटम है, तीनों मिल गया तो क्या बना लिया, CO2 बना लिया। क्लियर, CO2 बना लिया। तो ये क्या हुआ, ये एक मॉलिक्यूल हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर एक मॉलिक्यूल हुआ। बट अगर एटम बात करें तो कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, जिसको अब उससे छोटा डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो पहला इसमें जो थ्योरी दिया गया है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का थ्योरी, कि अगर 2 चीज साथ में मिलता है। ये थ्योरी 2 लोगों ने दिया था, एक था लेवॉइजर और दूसरा थे प्राउस्ट। इन दोनों ने दिया था। 2 थ्योरी क्या था, एक तो बोला था कि मास जो होता है हमेशा कंजर्व रहता है, मास कंजर्व रहता है, और दूसरा प्रोपोर्शन जो है वो भी कांस्टेंट रहता है। इसका क्या मतलब है, ये दोनों चीज समझते हैं। सबसे पहले अगर 2 चीज को आप मिला रहे हो, ए और बी को मिला रहे हो, जिसको मिला रहे हो शुरुआत में उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो नया बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ए और बी मिला के टोटल मिला के जो वजन होगा, ए और बी मिला के जो टोटल मास होगा, मान लो टोटल मास है 1 kg, तो सी और डी को भी आप मिलाओगे तो 1 kg ही आएगा। यानी मास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए बोलता है कि मास हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। रिएक्शन में मास क्या होता है, कंजर्व रहता है। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, फिजिकल चेंज की बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंड है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, की प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर की बात करें तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन का मास है और ऑक्सीजन का मास है, इसके बीच जो रेशियो है 1:8 रहेगा, तो हमेशा रहेगा। तो समझ में आया, यानी डिफिनिट प्रोपोर्शन में हमेशा वाटर की बात करेंगे ना, तो वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 ही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 2 लोगों ने दिया था, बट इन दोनों थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, मैटर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, मैटर की थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो इसके बाद एक इंसान ने थ्योरी दिया जिनका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, इन्होंने थ्योरी दिया मैटर का, और इन्होंने बोला मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, एटम से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, उसमें कुछ पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल है एटम, यानी अणु। अणु को आप डिवाइड अब नहीं कर सकते, अणु को डिवाइड नहीं कर सकते, और अणु को क्या कर सकते हैं, एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। अणु को न आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, न नया अणु बना सकते हो केमिकल रिएक्शन के थ्रू। जो है उसी में कुछ बनेगा, जितना जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 ही बनेगा। कुछ तीसरा एटम को हम ला के उसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि वो रिएक्टेंट में ही नहीं है। समझ में आया, तो जो है वही रहेगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन साइज, ऑब्वियसली अलग, जैसे कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, इसका साइज अलग होगा, मास अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा। वाटर बनाना है तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तीसरा कोई चीज थोड़ी लेके आप बना सकते हो।
एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। इस देखो एटम, कई सारे एटम मिलके क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिया, एक कंपाउंड बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम आर कॉन्स्ट। ऑब्वियसली अगर कोई कंपाउंड है वाटर, कोई कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें हमेशा कार्बन एक ही रहेगा, ऑक्सीजन दो ही रहेगा। अगर वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन दो ही रहेगा, ऑक्सीजन एक ही रहेगा, ये हमेशा होगा। अगर मान लो ज़्यादा वाटर का कंपाउंड है, तो अगर H2O है, तो अगर 2 होगा तो इसमें हाइड्रोजन भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन भी बढ़ेगा ना। 3 है, 4 है, तो बढ़ेगा तो रेस्पेक्ट में दोनों साथ साथ बढ़ता रहेगा ना, एक थोड़ी बढ़ेगा। एटम के बारे में हमने देख लिया, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। एटम की साइज को देखो, ये समझ लो, ये है एटॉमिक रेडियस, ये एटम का रेडियस है। ये बीच में आपको मिलेगा एटम के अंदर न्यूक्लियस। क्या मैंने बोला, सबसे बाहर है एटम, ये होगा सेंटर से यहाँ पे देखो, अगर इतना बड़ा ले लेते हैं और ये हम न्यूक्लियस ले लेते तो यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, तो सेंटर से इसका दूरी होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। और सेंटर से इस न्यूक्लियस की दूरी होगी, उसको न्यूक्लियस का रेडियस बोल देते हैं। तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए, इसका साइज छोटा होना चाहिए। इसका साइज 10⁻⁻10 के रेंज में होता है, इसका साइज क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होता है। तो एटॉमिक जो न्यूक्लियर रेडियस है वो छोटा होगा, एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, बट 10⁻⁻10 के रेंज में। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस को मेजर कैसे करते हैं, नैनोमीटर, क्योंकि नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है ना, ये ध्यान रखना। और अगर 10⁻10 कर दे तो ये वो एंगस्टन होता है, मतलब कि अगर आप कर दे 1 एंगस्टन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, ये आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, अब कुछ चीज़ों का, जैसे हाइड्रोजन का एटम का साइज क्या है, 10⁻⁻10 है। ये एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की नहीं। वाटर का कितना है, इससे थोड़ा बड़ा है। हेमोग्लोबिन का क्या है, और बड़ा है। ग्रेन ऑफ सैंड 10⁻⁻4, एंड जो चीटी हो रहे 10⁻⁻3। एप्पल क्या है, 10⁻⁻1। ठीक है, एटम की बात करें तो एटम में हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले देखो न्यूक्लियस पे दो चीज होता है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास -1 चार्ज होता है। और यहाँ पे बीच में रहता कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में रहता है। घूमता कौन है चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ अपने ऑर्बिट में घूमता है। क्लियर, यहाँ पे बीच में इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में कौन कौन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ मिलके हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स में दो चीज है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इतना क्लियर है। चारों तरफ कौन कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। चलो, ये कुछ सिंबल है, ध्यान नहीं देना, ये प्रपोज किया था डाल्टन ने। इसमें नाम है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इस पे आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ये कुछ सिंबल है, ये भी आप छोड़ सकते हो। ये दिया हुआ कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम, इसीलिए Cu से डिनोट किया था। बाकी आप देख सकते हो सोडियम को डिनोट करते Na से, क्यों, क्योंकि इसका लैटिन नेम है नाट्रियम। पोटेशियम का कैलियम है, फेरम है आयरन का, गोल्ड का ऑरम है, आर्जेंटम है, सिल्वर का मर्क्यूरी है, हाइड्रा ग्रुअम Hg। ठीक है, अब मॉलिक्यूल क्या है, देखो, इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आपने देखा ना, एक तो एटम है, एटम से कई सारे एटम, एक ही प्रकार के एटम मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। बट कई प्रकार के एटम एक साथ मिलते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया तो इससे क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो इसको मॉलिक्यूल ऑफ
कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब पहले एलिमेंट वाला बात कर लेते हैं। ये भी कई प्रकार का होता है। मोनोएटॉमिक जो अकेले रह सकता है, जैसे ऑर्गन अकेले रह सकता है, हीलियम अकेले रह सकता है, ऑक्सीजन अकेले नहीं रह सकता, ऑक्सीजन O2 के साथ रहता है तो ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? डायटोमिक। हाइड्रोजन अकेले नहीं रहता है, H2 रहता है इसलिए डायटोमिक। नाइट्रोजन भी अकेले नहीं रह सकता है, 2 के साथ, उसको डायटोमिक। क्लोरीन भी 2 के साथ रहता है, बट फॉस्फोरस कम से कम 4 फॉस्फोरस एक साथ रहेगा, P4, तो इसको टेट्राएटॉमिक बोलते हैं। सल्फर भी कई साथ 8 वगैरह के साथ रहता है इसलिए इसको पॉलीएटॉमिक। 4 से ज़्यादा वाले को पॉलीएटॉमिक बोल देते हैं। क्लियर? अब देखो हमने क्या किया, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम एलिमेंट डिस्कस कर लिया। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इसमें क्या होता है, कई सारे एटम, अलग अलग प्रकार के एटम एक साथ मिलते हैं और डिफरेंट प्रोपोर्शन में। अगर यहाँ पे वाटर आपको बनाना है, हाइड्रोजन 2 किलो ले लोगे, ऑक्सीजन 8 किलो ले लोगे, नहीं बनेगा ये भाई। आपको क्या लेना है, हाइड्रोजन एक, अगर टोटल 9 kg है तो उसमें से हाइड्रोजन 1 किलो और ऑक्सीजन कितना है, 8 किलो लेना है। अमोनिया की बात करें तो वही होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाएगा, जिसमें नाइट्रोजन का रेशियो है 14 और हाइड्रोजन का रेशियो है 3। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन का रेशियो है 3, ऑक्सीजन का रेशियो है 8। ये मास, रेशियो बाई मास की बात कर रहे हैं, यानी टोटल अगर 11 किलो है तो कार्बन 3 किलो होना चाहिए, ऑक्सीजन 8 किलो। ये तो मैंने आप लोग को बता दिया कि कोई एटम कितने के साथ मिल सकता है, उस पर्टिकुलर टर्म को एटोमिसिटी बोलती है। मोनो, डाया, ट्राया, टेट्रा, कुछ भी हो सकता है। आयंस का मतलब क्या होता है? आयंस सिंपल, बहुत ध्यान से मैं एक चीज़ यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहले एक चीज़ होता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है समझो पहले। जैसे मान लो मैं एक बोलता हूँ कि कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। एटॉमिक नंबर, मास की नहीं बात कर रहा हूँ। तो अब होता है एक मान लो एक घर टाइप का होता है, मैं सेल आगे समझाऊंगा बट अभी समझो। घर टाइप, पहले घर में सिर्फ 2 ही रह जा सकता है, कितना बचा, 4। दूसरे घर में कितना रह सकता है पता है, 8 रह सकता है, लेकिन आपने 4 भर दिया, 1 2 3 4। तो आपको नहीं लगता 4 और इसमें जगह खाली है? पहले घर में तो 2 पूरा जितना 2 जगह था 2 भरा गया। मान लो पहले फ्लोर में सिर्फ 2 घर था, दोनों भरा गया। अब दूसरे फ्लोर में 8 रूम है बट हमारे पास 4 ही है, 2 तो खत्म, तो 4 ही बचा ना, तो 4 और खाली है ना, तो 4 इसमें कोई ऐसा तो हो सकता है जो इसको 4 दे दे। मैं बताऊंगा कि शेयरिंग वगैरह होता है, लेकिन अभी मान सकते हो ना कि 4 को इसको दे दे। अगर कोई देगा यानी इसके पास जगह है तभी तो 4 देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो सिंपल वैलेंसी क्या होता है कि कितना कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कितना ये ले सकता है, कितना ये कुछ भी ले सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे देखो। अब आयन समझो, सोडियम है ना, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11 और हमने याद कर लिया कि पहले फ्लोर पे कितने हैं, 2, खत्म हमारे पास 2। दूसरे फ्लोर पे कितने हैं, 8 है, 2 2 2 4 जो 2 6 8। अब हमारे पास अभी भी एक बचा है, अभी भी एक बचा ना, 1। तो आपको नहीं लगता अगर ये फ्लोर पे अगर कोई नहीं रहेगा, ये हटा दिया जाएगा, तो क्या हुआ, देखो कोई भी कंपाउंड स्टेबल तब कहा जाता है, कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम स्टेबल तब कहा जाता है जब उसका बाहरी घर पूरा फिल हो। तो इसके बाहरी घर में तो एक ही लोग है, तो अगर ये बाहरी घर ये एक किसी को दे देगा, एक ए वाला किसी को दे देगा, तो इसका बाहरी घर अब कौन कहलाएगा, अब नया बाहरी घर कौन कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा। मान लो इसको तोड़ दिया, क्योंकि एक दे दिया, अब कोई है नहीं तो खाली बिल्डिंग क्यों रखोगे, तो दे दिया, तो इसके बाहरी घर फुल है ना। तो बाहरी घर फुल इसका कब हो रहा है, जब एक ये किसी को दे रहा है, इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है ना किसी को दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका बाहरी घर फुल, यानी अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्लियर है ना। बाहरी घर देगा तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, प्लस चार्ज आएगा या माइनस चार्ज आएगा, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले सोडियम के पास एटॉमिक नंबर है 11। किसी का एटॉमिक नंबर किस चीज पे डिपेंड करता है कि उसके पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इसके पास कितने हैं, प्रोटॉन है इसके पास 11, और जितना प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन भी उसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन भी हो गया 11। क्लियर, प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। अब समझते हैं, सोडियम अभी किसी को दिया नहीं है,
तो यानी कोई एटम अगर न्यूट्रल रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा, अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो जितना प्रोटॉन है ना उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब समझते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो इसने दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बच गया 10, बट प्रोटॉन कितना बच गया 11। प्रोटॉन कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है प्रोटॉन, तो दुनिया को दिखाएगा ना, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज है प्लस, तो दुनिया को दिखाएगा ना कि भाई हमारे पास एक प्लस ज़्यादा है, मतलब 10 को 10 को आपस में कैंसिल आउट कर लेगा, तो इसके पास एक के को प्लस ज़्यादा ना, एक प्लस ज़्यादा, इसलिए Na पे क्या दिखाएगा, Na पे प्लस, Na प्लस चार्ज दिखाएगा, ये नीचे ऊपर होता है। ठीक है, क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो क्लोरीन के पास टोटल कितना है 17 है, तो पहले घर में 2, दूसरे घर में 8, तीसरे घर में 8 रहने की जगह है, तो लेकिन इसके पास 7 ही है, 8 2 10 7 17 ही है। तो अब इसको क्या चाहिए कि भाई कोई एक इसको दे दे बाहर से, जो इसका घर पूरा हो जाए, बाहरी घर पूरा हो जाए, इसलिए स्टेबल बन जाए। तो कोई इसको देगा, कोई इसको दे दिया, मान लो दे दिया, तो इसके पास टोटल प्रोटॉन कितना है 17। अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 17 था, एक और आ गया 18। तो दुनिया को कैसे दिखाया कि मेरे पास एक माइनस चार्ज ज़्यादा है, एक मेरे पास माइनस चार्ज ज़्यादा, इसलिए अपने पे क्या दिखाएगा, माइनस चार्ज दिखाएगा। तो Cl पे क्या चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। क्लियर, वैलेंसी समझ गए। तो वैलेंसी कई प्रकार के होते हैं। अगर मान लो किसी के बाहरी घर में, जैसे मान लो सोडियम का देखा, तो सोडियम क्या कर रहा था, एक देने को तैयार था, क्लोरीन क्या है, एक लेने को तैयार है। तो इफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन द, मतलब अगर किसी के पास 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, बाहर, वैलेंस सेल का मतलब बाहरी सेल, सबसे आउटर मोस्ट सेल, सबसे टॉप फ्लोर, तो इसका वैलेंसी कितना कहलाएगा, सोडियम का 1 कहलाएगा। जिसको 2 देना है उसको 2 कहलाएगा, जिसका 3 देना है उसका 3 कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, या तो एक देना है या तो हो सकता है एक लेना है, दोनों केस में वैलेंसी 1 ही कहलाएगी। क्लियर ना, जैसे किसी के पास, जैसे क्लोरीन है, लास्ट घर में कितना 7 है, चाहिए एक ही, तो इसकी भी वैलेंसी 1 ही कहलाएगी। बट उस पे आयन कौन सा हो जाएगा, माइनस, और सोडियम पे आयन कौन सा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना क्लियर है ना। जिसके पास 4 है, भाई कोई इसको 4 अपना दे देगा, भाई नहीं 4 देगा, 4 देगा तो वो बोलेगा तू, हम तुमको क्या दे, तुम ही हमको दे दो, हम स्टेबल हो जाएंगे, तुम 0 हो जाओ। लेकिन जिसके पास 4 है तो वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो इसीलिए कार्बन हमेशा शेयर करता है, तो शेयर करने से कार्बन नया नया बॉन्ड बनाता चलता है, इसलिए कार्बन इतना लंबा लंबा चैन बना लेता है। अगर किसी के पास आउटर घर में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास वैलेंसी ही नहीं है, वो आराम से स्टेबल है। ठीक है ना, जैसे नियॉन की बात करते हैं, नियॉन, इसके पास एटॉमिक नंबर है 10, तो पहले घर में 2, दूसरे घर में 8, काहे किसी से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट, मान लो कोई रिएक्ट क्या करता है, क्यों करता है, एक ही मकसद होता है, स्टेबिलिटी। इसको स्टेबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से पहले से स्टेबल है, तो क्यों ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा। जैसे हाइड्रोजन के देखो वैलेंसी है 1, हीलियम का 2 है, बट दोनों पूरा घर भरा हुआ है, पहले फ्लोर में सिर्फ 2 ही घर है ना, भरा हुआ है, इसको ज़रूरत ही नहीं है। लिथियम का 3 है, तो पहले घर में 2, दूसरे घर में 1, तो वैलेंसी कितनी होगी 1। बेरिलियम, तो ये आप कुछ याद कर लेना यहाँ से नंबरिंग, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, देख रहे हो 1 2 3 3 2 1 ऐसे बढ़ रहा है। 3 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं होती है। अगर वैलेंसी 2 है तो उस पर चार्ज कितना होगा 2, वैलेंसी 3 है तो उस पर चार्ज कितना होगा 3, नॉर्मल बात है, या तो 3 देगा या तो 3 लेगा। देखो अब केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो बहुत बेसिक चीज है। सोडियम के पास 1 ज्यादा है, क्लोरीन के पास 1 कम है, तो आपको नहीं लगता है, बोलता भाई हम तुमको दे दे रहे हैं, हम तुमको दे रहे हैं, लो। तो जब देगा तो ये दोनों आपस में रिएक्ट ना कर रहा है, तो रिएक्ट करके क्या बना है, सॉल्ट बनाए, NaCl बनाया। ठीक है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है द वैलेंसी एंड चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना चार्ज है दोनों मिलके 0 हो जाना चाहिए, एगो प्लस एगो माइनस, दोनों मिलके क्या होगा 0। ऐसा नहीं कि एक 2 प्लस है और एक 1 माइनस है, ये दोनों रिएक्ट करेगा, नहीं, क्यों करेगा भाई, जुड़ने पे 0 जब तक नहीं होगा। मेन क्या है इसका फंडा है, स्टेबिलिटी, स्टेबल ही नहीं होगा ना। देखो, इफ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए पॉलीएटॉमिक आयन, द आयन इज इनक्लोज इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो, इंडिकेट करता है।
जैसे मान लो ये क्या बोलता है, एक सिंपल बोल रहा है, अगर कोई चीज़ है H2SO4, अगर इसको टूटना है तो कैसे टूटेगा, H पे एक के ओ प्लस चार्ज हो सकता है, तो H को क्या लिखो 2H प्लस, H पे एक प्लस चार्ज है, और प्लस SO4 पे क्या चार्ज होगा, टोटल SO4 पे 2 माइनस चार्ज होगा। ठीक है ना, SO4 पे क्या चार्ज है 2 माइनस, ऊपर में चार्ज होता है। ठीक है, ये छोड़ सकते हो, ये जो मैंने आपको बताया ना, यही दोनों जो, अगर ये दोनों अलग अलग रहेगा तो जुड़ के यही बनाएगा। अगला देखो, मॉलिक्यूलर मास, अगर मान लो वाटर कहीं पे रखा है, वाटर कहीं पे रखा है, तो इसका मास कैसे जुड़ेगा, हाइड्रोजन का है 2 गो, तो हाइड्रोजन का 2 गुने 1 यूनिट प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 18 यूनिट हो जाएगा। सिंपल, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। आराम से मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो, जैसे H2SO4 का आप निकाल दो कि H का पता हो, O का पता हो, S का पता हो, निकाल दोगे। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, बस इसको जोड़ने पे if the sum of all the atomic mass of the all atom in a formula unit of a compound it constituent particle are ions। सिंपल, सोडियम का कितना होता है 23 होता है, क्लोरीन का कितना है 35.5 होता है, जोड़ने पे कितना आएगा 58.5। मोल कॉन्सेप्ट में एक चीज बस याद रखना है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर, ये पावर होता है 23 नंबर। ठीक है, मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल, मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल, ये हमेशा ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ठीक है, इतना ही बस याद रखना है हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा था नहीं, बट जो बेसिक चीज़ है वो समझ में आ जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करते हैं। थैंक यू सो मच।